ये एसएचएम एंड वेव्स का 4th लेक्चर है और आज हम वेव्स के तमाम कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर क्लास 10th टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, वेवलेंथ, ट्रफ, क्रेस्ट, कंप्रेशन, रेयरफिक्शन। वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे कि वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेव्स को पढ़ते हैं। वेव्स में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। वेव्स वेव्स की डिफिनीशन लिखने की बजाय मैं पहले इसको समझाने की कोशिश करूंगा। वेव्स क्या है? डिस्टरबेंस इन मीडियम का नाम है। जब आप किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हो, मीडियम क्या है? एयर, वाटर, बोर्ड, इंक, सब कुछ ये जो आप देख रहे हो तकरीबन वो एक मीडियम है। अब आप किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हो तो क्या होता है? उसमें एक चेंज प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? चेंज। चेंज क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स। अब पिछले लेक्चर्स में आपने वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा, यानी एसएचएम के बारे में, तो इसलिए एसएचएम के फौरन बाद हम वेव्स पढ़ते हैं क्योंकि इन दोनों का कुछ न कुछ कनेक्शन है। ठीक है, और वो कनेक्शन क्या है मैं समझाता हूँ। वेव्स के डिफिनेशन में ही है कि डिस्टरबेंस आप मीडियम में प्रोड्यूस करते हो, किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हो तो उसमें चेंज आता है। और वो चेंज कैसा होता है? उसके उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। इसी को हम वेव्स का नाम देते हैं। इसी चेंज को हम वेव्स का नाम देते हैं, यानी कि इसी डिस्टरबेंस को हम वेव्स कहते हैं। आपने मीडियम को डिस्टर्ब किया तो उसमें चेंज प्रोड्यूस हो गया, और वो चेंज किस फॉर्म में है कि उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। आप जब भी किसी मीडियम को डिस्टर्ब करोगे तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, और इसी डिस्टरबेंस यानी इसी चेंज को हम वेव्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। हम किसी एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक रस्सी है, स्ट्रिंग, जो कि बिल्कुल मीन पोजीशन पर ही है, और यहाँ से एक सपोर्ट के साथ ये बंधी हुई है। ये बिल्कुल मीन पोजीशन पर है। अब मैं इसको जैसे ही अप एंड डाउन मोशन प्रोवाइड करूंगा, इस मीडियम को यानी इस रस्सी को डिस्टर्ब करूंगा अप एंड डाउन डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा? इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। मीन पोजीशन के अलोंग इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। कैसे पता चला कि वाइब्रेट करेंगे? ये आपने इसके पार्टिकल यानी इस मीडियम को डिस्टर्ब किया तो इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। देखो मीन पोजीशन से ये पार्टिकल चला गया एक्सट्रीम पोजीशन। पहले ये वाला पार्टिकल इधर मौजूद था, अब ये चला गया एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, कुछ देर के बाद जैसे आप रस्सी को नीचे लाओगे तो ये वाला हिस्सा यानी ये वाला पार्टिकल अब इधर मौजूद है। कुछ देर के बाद ये वाला पार्टिकल नीचे आएगा इस एक्सट्रीम पोजीशन पर, और ये वाला पार्टिकल जाएगा इस एक्सट्रीम पोजीशन पर। इसी तरह स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करेंगे। क्यों वाइब्रेट करेंगे? क्योंकि आपने इसको डिस्टर्ब किया है। आपने इस मीडियम को डिस्टर्ब किया है तो इसके पार्टिकल्स वाइब्रेशन करने लगेंगे। तो इस वाइब्रेशन को, इस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं वेव्स है। वेव्स सिंपली क्या है? ये किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस का नाम है। आप किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हो तो उसमें वेव्स ज़रूर पैदा होंगे, यानी उसमें चेंज पैदा होंगे, और उसी चेंज को हम वेव्स कहते हैं। सिंपल और वेव्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपको जो बुक में डिफिनीशन लिखता है आपको अभी क्लियरली समझ में आएगा कि वेव क्या है। डिस्टर्बेंस इन मीडियम दैट काजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, यही वेव्स है। वेव्स क्या है? मीडियम को डिस्टर्ब करोगे, मीडियम में चेंज आएगा, और वो चेंज क्या है कि उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे, और इसी वाइब्रेशन को यानी इसी डिस्टर्बेंस को हम वेव्स कहते हैं। अब ये नोट करो, इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। दो किस्म के वेव्स मिलते हैं। एक है मैकेनिकल वेव्स। पहले हम मैकेनिकल वेव्स को पढ़ते हैं और बाद में दूसरा टाइप यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या है? रिक्वायर मीडियम
require medium for its propagation। इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसको प्रोपेगेट करने के लिए आपको एक मीडियम की ज़रूरत है। बगैर मीडियम के मैकेनिकल वेव्स बनते ही नहीं। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि साउंड वेव्स है। एयर नहीं है तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, साउंड वेव्स। इसी तरह वाटर वेव्स, ठीक है। इन सारे वेव्स में मीडियम ज़रूर मौजूद होगा। अब आपने सुना होगा कि स्पेस में जहाँ पे एयर नहीं है, स्पेस जिसमें एयर नहीं है, वहाँ पे नो साउंड, साउंड वेव्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स एक मैकेनिकल वेव्स है जिसके प्रोपेगेशन के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत है। अब मैकेनिकल वेव्स के मज़ीद दो टाइप्स है, मैकेनिकल वेव्स के मज़ीद दो टाइप्स है। और वो टाइप्स क्या है मैकेनिकल वेव्स के? एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और एक है ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट along the direction of wave propagation। यानी पार्टिकल उस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे जिस डायरेक्शन में वेव्स मूव करता है, ठीक है। ऐसे मैकेनिकल वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहेंगे। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट perpendicular to waves propagation, waves propagation, waves direction of motion। जिस डायरेक्शन में वेव्स मूव करता है उस डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर में उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, आपने किसी स्प्रिंग को, ये एक स्प्रिंग है जो कि बंधा हुआ है, ठीक है। ये एक स्प्रिंग है, आपने इसको इस डायरेक्शन में पुश और पुल किया है, इस डायरेक्शन में, ये पहले इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में, तो इस तरह दो तीन बार आपने इसको पुश और पुल किया। तो अब इसके वेव्स डायरेक्शन, वेव जो प्रोड्यूस होगा, वेव यहाँ से यहाँ तक आएगा, इस डायरेक्शन में वेव्स आएगा, इस डायरेक्शन में वेव्स है। और इसके पार्टिकल्स भी आप देख रहे हो, जैसे कि मान लो ये वाला पार्टिकल हम ले तो ये भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा अपने मेन पोजीशन पर, ठीक है। और इसके बाद ट्रांसवर्स वेव्स, ये एक रस्सी ली और इसको बांध दिया किसी सपोर्ट से। अब आपने इसको अप एंड डाउन मोशन प्रोवाइड किया तो ये इस तरह वाइब्रेट करने लगा। और अब क्या है कि डिस्टरबेंस इस तरफ मूव कर रहा है, यानी वेव्स इस तरफ मूव कर रहा है। वेव्स की डायरेक्शन कहाँ पे? इस डायरेक्शन में, जो कि मैंने एरो से दिखाया है। इस केस में भी वेव्स यानी डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यानी वेव्स की डायरेक्शन इस तरफ थी। इस केस में भी वेव्स की डायरेक्शन उस तरफ है। फर्क क्या है कि इसके पार्टिकल्स अब ऊपर नीचे हो रहे हैं, यानी इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स, और डिस्टरबेंस आगे मूव कर रहा है, यानी वेव्स आगे मूव कर रहा है और पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, बिल्कुल वेव्स के परपेंडिकुलर में, इस तरह बिल्कुल 90 डिग्री पे। ये है वेव्स की डायरेक्शन और ये है पार्टिकल्स की वाइब्रेशन। पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव्स इस तरफ मूव कर रहा है, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर में ये इन दोनों का डायरेक्शन है। तो ऐसे मैकेनिकल वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और जिसमें वेव्स का डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन दोनों सेम हो,
वेव्स भी इस तरह है और पार्टिकल्स का वाइब्रेशन भी इस तरह है। तो ऐसे वाइब्रेशन को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। इसके बाद एक टाइप वेव्स का दूसरा टाइप क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम हो या ना हो, ये प्रोपगेट हो जाता है। यानी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, जो कि डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इसको प्रोपगेट करने के लिए आपको किसी किस्म का मीडियम नहीं चाहिए। जैसे कि इसके एग्जांपल्स में आते हैं हीट, रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स। अब ये इसकी एग्जांपल्स है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब अगर मीडियम नहीं है, मान लो ना एयर है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्पेस, यानी वहाँ पे कोई मीडियम है नहीं, तो ये उधर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिर कैसे प्रोपगेट होते हैं। तो इसका आंसर है कि ये प्रोपगेट यानी ये प्रोड्यूस इस तरह होते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये इससे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर में उसकी डायरेक्शन है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर में, यानी टुवर्ड या इनवर्ड द बोर्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, बाय द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से। किस वाइब्रेशन से, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर में वाइब्रेट करें। देखो इन सब के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर में वाइब्रेट करते हैं, और इससे पैदा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर में होता है, यानी इन द बोर्ड या टुवर्ड द बोर्ड इनकी डायरेक्शन है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वेव्स में मुख्तलिफ किस्म के टर्म्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आपको पता है ट्रफ है, वेवलेंथ है, क्रस्ट है, कंप्रेशन है, रेफ्लेक्शन है। अब हम इन सब को इस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी ये एक रस्सी है जो कि एक सपोर्ट से बंधी हुई है, ठीक है। अब इसको हमने अप एंड डाउन मोशन प्रोवाइड किया, तो ये क्या करेगा, इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, अपर एक्सट्रीम पोजीशन, अपर एक्सट्रीम पोजीशन को हम क्रस्ट कहते हैं। ये ऊपर की डायरेक्शन में जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये। और ट्रफ क्या है, लोअर एक्सट्रीम पोजीशन को, लोअर एक्सट्रीम, ये लोअर एक्सट्रीम है कि नहीं, ट्रफ, ये भी ट्रफ। मीन पोजीशन से नीचे वाले डायरेक्शन में हाईएस्ट पोजीशन को ट्रफ कहते हैं, और मीन पोजीशन से अपर डायरेक्शन में हाईएस्ट पोजीशन को क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, सबसे अहम वेवलेंथ क्या है, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, जिसका साइन ये है। ये डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव
ट्रफ और क्रस्ट, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट के दरमियान वाले डिस्प्लेसमेंट को हम वेवलेंथ कहते हैं। जैसे कि ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ है और ये दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट है, अब इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है हम इसको वेवलेंथ कहते हैं। ये वेवलेंथ है, इतने डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं वेवलेंथ। अब इसके बाद पढ़ते हैं कंप्रेशन और रेरफेक्शन। कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन कंप्रेशन जिसमें डेंसिटी यानी हाईएस्ट डेंसिटी, हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल्स, जहाँ पार्टिकल की डेंसिटी हाईएस्ट है यानी हाई है, उस जगह को हम कहते हैं कंप्रेशन। और जैसे कि ये वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसके लिए एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसको आप क्लीन भी देख सकते हो बुक वगैरह में, मैंने यहाँ पे बिल्कुल रफ बनाया। अब आप यहाँ देखो, इस वाले एरिया में डेंसिटी ज़्यादा है पार्टिकल्स की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स एक छोटे वॉल्यूम में बहुत सारे पार्टिकल्स है, यानी स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस हुआ है, ज़्यादा कंप्रेस है बनिस्बत इस वाले एरिया के, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें वॉल्यूम कम है और पार्टिकल ज़्यादा है, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। इस एरिया को हम कंप्रेशन कहते हैं, क्योंकि इस जगह में, इस एरिया में पार्टिकल्स में ऑफ मीडियम ज़्यादा है, ठीक है, मोर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मोर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। तो इस एरिया को हम कहेंगे कि ये है कंप्रेशन, क्योंकि इसमें मीडियम के पार्टिकल्स ज़्यादा है। अब इस वाले एरिया को देखो, इसमें स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है, ठीक है, दूर दूर है, इसके लूप्स दूर दूर है, तो इसको हम कहते हैं रेरफेक्शन। रेरफेक्शन, इसमें डेंसिटी ज़्यादा है और रेरफेक्शन वाले में डेंसिटी कम है, यानी पार्टिकल्स कम है। ये वॉल्यूम बड़ा है लेकिन पार्टिकल्स कम है, तो यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इसकी कम है, यानी जहाँ पे पार्टिकल्स कम है उसको हम रेरफेक्शन कहते हैं। रेरफेक्शन क्या है? यानी ऐसे एरिया को जहाँ पे डेंसिटी ऑफ मीडियम लो है और पार्टिकल्स भी कम है, मीडियम के पार्टिकल्स भी कम है, डेंसिटी भी कम है। मीडियम के पार्टिकल्स कम है तो डेफिनेटली डेंसिटी कम है, और ऐसे एरिया को हम रेरफेक्शन कहते हैं। और कंप्रेशन क्या है? डेंसिटी ज़्यादा है, पार्टिकल ज़्यादा है, इस एरिया को हम कंप्रेशन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वेव्स कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं कि एनर्जी, वेव्स कैसे, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, वेव्स कैसे एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, इसको मैं समझाता हूँ इस तरह। मान लो ये वाटर वेव्स है, आपने देखे होंगे, आपने यहाँ पे एक स्टून फेंका और इससे प्रोड्यूस हो गए वाटर वेव्स, इस तरह गोल गोल, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे आपने एक पीस रखा है, पेपर का एक पीस रखा है, यहाँ पे ये एक पेपर पीस रखा है, पेपर का एक टुकड़ा रखा है पानी के ऊपर यहाँ। अब आपने यहाँ किसी पत्थर को फेंका तो इससे आपने वाटर यानी एक वाटर मीडियम को डिस्टर्ब किया। अब इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगे और ये इस तरह आपने देखे होंगे,
अब जैसे ये वेव्स इस पेपर के पास आएंगे तो ये पेपर भी वाइब्रेट करने लगेगा। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने मेन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेट फैलता जाता है, वाइब्रेशन फैलता जाता है, और जब ये पेपर तक आता है, ये वाइब्रेशन पेपर तक आता है, ये डिस्टरबेंस पेपर तक आता है, तो पेपर को भी वाइब्रेट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने तो एनर्जी इस वाले पॉइंट को दिया, एनर्जी हमने बेसिकली इस वाले पॉइंट को दिया। यहाँ तक एनर्जी को किसने ट्रांसफर किया? वेव्स ही है जिन्होंने यहाँ से एनर्जी को यहाँ तक ट्रांसफर किया, और इसी एनर्जी से पेपर को वाइब्रेट करा दिया। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका है, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह वेव्स एनर्जी कैरियर है। ठीक है, एनर्जी आपने इस पॉइंट को दिया तो ओवरऑल ये वेव्स प्रोड्यूस हो गए और वेव्स ने इस पेपर को भी वाइब्रेट कराया। तो अब वाइब्रेशन बगैर एनर्जी के तो होता नहीं, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हुई, तब ये पेपर वाइब्रेट करने लगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, लेक्चर के पहले में हम भूल गए थे इस फार्मूले की डिराइवेशन, v इज इक्वल टू एफ लेम्बडा, जिसको हम वेव वेलोसिटी भी कहते हैं, वेव वेलोसिटी, यानी कि वेव कितने स्पीड से प्रोपगेट होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम समझते हैं कि वेव के डायरेक्शन से क्या मुराद है, वेव डायरेक्शन क्या है, हमें कैसे पता चले कि वेव की डायरेक्शन क्या है। वेव की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस, डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस को हम डायरेक्शन ऑफ वेव कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस। जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस मूव करते हैं उसी डायरेक्शन को कहते हैं हम वेव डायरेक्शन। जैसे ये एक रस्सी है, हमने इस पॉइंट को डिस्टर्ब किया तो ये डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो हम कहते हैं कि वेव की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। कैसे पता चला कि वेव की डायरेक्शन उस तरफ है? क्योंकि डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं वेव वेलोसिटी। अब ये डिस्टरबेंस किस स्पीड से प्रोपगेट हुए, यानी डिस्टरबेंस किस स्पीड से आगे मूव किए, इसके लिए हम वेव वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव करते हैं। ये इसकी डेरिवेशन के लिए आपको पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसको समझने के लिए मैं वही रस्सी वाला एग्जांपल लेता हूँ। ये मैं आपसे अगर पूछूं कि एक वेवलेंथ कवर करने के लिए, वेव को एक वेवलेंथ कवर करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है? बहुत आसान है, यानी वेव अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, यानी एक लेम्बडा एक वेवलेंथ मूव करता है आगे डिस्टरबेंस, तो उसके लिए वेव को एक टाइम पीरियड रिक्वायर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर वेव एक वेवलेंथ आगे मूव करना चाहेगा तो वो लेगा एक टाइम पीरियड। ठीक है, कैसे? देखो, ये यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट चक्कर है, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट वन वाइब्रेशन है, और वन वाइब्रेशन के लिए आप टाइम ले सकते हो एक ही टाइम पीरियड। ठीक है, अगर यानी एक वेवलेंथ मूव करते हो तो उसके लिए टाइम रिक्वायर होगा वन टाइम पीरियड। तो हम ये पुट कर सकते हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट वन वेवलेंथ कवर करें तो उसके लिए हमें एक टाइम पीरियड रिक्वायर होगा। ठीक है, यहाँ से हम टाइम पीरियड आपको पता है कि रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, यहाँ से फ्रीक्वेंसी यानी टाइम पीरियड का वो पुट करो फार्मूला। टाइम पीरियड क्या है? 1/f, इसको f ऊपर जाएगा तो लेम्बडा से मल्टीप्लाई होगा, और यही है वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, कैसे आया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली वेलोसिटी का फार्मूला याद करना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अगर आप वन वेवलेंथ कवर करते हो, यानी एक चक्कर के लिए आप
एक चक्कर आप आगे जाते हो, 1 वाइब्रेशन आगे जाते हो, तो 1 वाइब्रेशन के लिए मैंने कहा था कि 1 वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है, टाइम पीरियड, नीचे टाइम पीरियड लिखो डायरेक्ट। अब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल भी ले सकते हो आप 1/f, और f ऊपर जाके लैम्डा से मल्टीप्लाई होता है, और यही है वेव वेलोसिटी। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम रिपल टैंक को डिटेल में पढ़ेंगे, उससे अक्सर एमसीक्यूज भी आते हैं बोर्ड वगैरह में।